अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। फाइनली इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुके हुए हैं। इससे पहले वो तमाम तर सियासी पंडित जो पहले पेशन गोइयां करते हुए नजर आते थे कि आखिर खुद को लाडला कहलाने वाली कुछ लोग और खुद को किंग मेकर कहने वाले कुछ लोग हमें पोजीशन लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई भी इस वक्त हुकूमत बनाते हुए नजर नहीं आ रहा। इंतखाबी अमल के हवाले से कई एतराज़ात भी सामने आए, जिसमें सबसे पहला सवाल तो ये था कि अब तक क्यों नहीं नताइज सामने आ सके, उस तरह से बाकायदा ऐलान क्यों नहीं किया गया, डिले किस वजह से आ रहा था। दूसरी जाने पर अगर देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं कि एक तो यहाँ पर एक ख़ास स्पेसिफिक तौर पर एक सियासी जमात पर पाबंदियाँ लगा दी गई, फिर उसके बाद इंतखाबी अमल भी स्टार्ट किया गया, उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए। फिर मज़ीद इंटरनेट का बंद हो जाना, सिग्नल का ना होना, और उसके बाद अब तक जो नताइज की सूरत हाल है उस पर भी काफ़ी एतराज़ात सामने आ रहे हैं। कहीं पर चैलेंज किया जा रहा है, जैसे मरीम नवाज साहिबा का हल्का हो, नवाज शरीफ साहब का हल्का हो, हमजा शहबाज का हल्का हो, काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे हैं। आखिर अब तक की सूरत हाल किस तरफ जाएगी? पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नुशाद अली साहब अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं और आज अपने पैनल से पूछेंगे कि इस इंतखाबी हमल के बाद वो क्या देखते हैं कि हुकूमत किसकी बनेगी और किस तरह से बनेगी और किसके लिए क्या चैलेंज रहेगा। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं तो फाइनली इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है और उसके बाद काफ़ी एतराज़ात जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला एतराज़ ये आ रहा है कि जो रिज़ल्ट्स हैं उनका उस तरह से स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं हुई। फिर जो सबसे पहले गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज थे वो हमें कुछ और बता रहे थे और जब नेक्स्ट डे आया तो वो नताइज कुछ और बता रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अदालतों में फ़ैसलों को चैलेंज भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको मुबारक हो कि इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया जी, फाइनल। लेकिन ये तारीख़ के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात थे। पाकिस्तान के जितने भी अब तक इंतखाबात गुजरे हैं, किसी में आज तक किसी आज़ाद हसीयत में कुछ लोगों ने इतनी सीटें हासिल नहीं की जो इन इंतखाबात में हासिल की। और ये एक पार्टी के लिए जितनी मुश्किलात खड़ी की गई, एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, एक पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उस पार्टी के सरबराह के मुकदमात जो थे इंतखाबात से चंद रोज़ पहले पे दर पे उनके मुकदमात के फ़ैसले आए, वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। उस पार्टी से एफिलिएटेड हर उम्मीदवार को अलहदा इंतखाबी निशान दिया गया। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें उसी पार्टी से जो एफिलिएटेड लोग हैं उन लोगों ने हासिल की आज़ाद हसीयत में। ये भी एक अनोखा वाक़या है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जब इंतखाबात मुकम्मल हो जाता मरहला, अफसोस की बात यह है कि उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता। वो लोग जो सीटें हासिल करते हैं उनके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सिलसिला शुरू किया जाता है, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मतलब पूरे मुल्क के अंदर ऐसी जो एतराज़ात आए। अब देखें कि अगर मियाँ नवाज शरीफ वो दोबारा आए हैं, उनके लिए इतना ताम झाम किया गया, इतना उनको मुकदमात स्पीडी जो है ना उनके मुकदमात ख़त्म किए गए, सारा कुछ करने के बावजूद जब हकायक सामने आ रहे हैं, देखें अवाम का फैसला कुछ और है। आज मियाँ नवाज शरीफ अगर लाहौर के जिस हलके से वो इलेक्शन जीते हैं उस हलके पे एतराज़ात आ रहे हैं और वो उनके मदम कवल जो यास्मीन राशिद साहब हैं वो कोर्ट में भी चली गई हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अलहदा उन पर एतराज़ात खड़े कर रही है। मनसहरा से उन्होंने सीट लूज़ की और वो जो सादा अक्सरियत की एक उम्मीद कर रहे थे या दावे कर रहे थे, जिस तरह वो कहते थे साड़ी गल हो गई है, वो सादा अक्सरियत उस तरह भी हासिल ना हो सकी। हमने इन इंतखाबात के बाद फिर हम वही सूरत हाल देख रहे हैं जो हम PDM के दौर में देख रहे थे। एक कोलिशन गवर्नमेंट आएगी क्योंकि किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है, सिर्फ आज़ाद हैं जो अक्सरियत में है और उनकी भी इस वक्त खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक मंडी लगा दी गई है, आसफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी एफर्ट्स कर रही है कि किसी भी तरीके से उनको साथ तोड़ के मिला लिया जाए ताकि वो जो इस वक्त 100 के करीब जो आज़ाद नज़र आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 8 वो हैं जो PTI के साथ एफिलिएटेड नहीं है, 92 वो लोग हैं जो PTI से एफिलिएटेड है, उनमें से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदो फरोख्त की जा रही है। मुझे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हैरानगी होती है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पे होती है, क्योंकि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के
वो सरबराह भी हैं, और उनका एक हल्के से जीतना, और वो भी मुतनाज़ इलेक्शन जीतना, मेरा ख्याल है कि उनको बजाय जो उन्होंने तकरीर की थी उन्हें थोड़ा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि एक पार्टी के एफिलिएटेड लोग वो वाज़े अक्सरियत के साथ जीते हैं। आपने उसी वक्त क्लेम कर दिया कि हम सबसे ज़्यादा हैं और हुकूमत हम बनाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब को टास्क भी दे दिया। ये अगर ग्रेस का मुजाहरा करते तो उनको कहते हैं कि वो पहले कोशिश कर लें, अगर वो बना सकते हैं तो बनाए, नहीं बना सकते तो हुकूमत ये लोग बना लेते। अब देखें, हुकूमत फिर सबने मिलकर बनानी है, तमाम जमातें जब तक नहीं मिलेंगी हुकूमत नहीं बन सकती। यही सूरत हाल आज़ाद जीतने वालों की है, वो भी अगर इनके साथ नहीं मिलेंगे हुकूमत वो भी नहीं बना सकेंगे। नौशाद साहब, हमने देखा था कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई थी जो इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। जैसे अब ये इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ तो इसकी मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप साथ मिलेंगे तो ही गवर्नमेंट बन सकती है। इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है, और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने मजीद 8 से 9 अरकान ऐसे हैं जो नाराज हैं, उनको मनाने के लिए सरगर्म भी नजर आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब का शिकस्त वाला जो सीन है मानसेरा से और फिर उनके हल्के पे एतराज उठाया जाना, आप उसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम सारे हालात जो हैं उसको लम्हा ब लम्हा डिस्कस करते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। लोग इंतखाबात जीतते भी हैं जी, उन पर जिसे कहते हैं एतराज़ात भी लगाए जाते हैं। गुज़िश्ता इंतखाब में इमरान खान साहब जब जीते थे तो साद रफ़ीक साहब ने उन पर एतराज़ लगा दिया था, लेकिन वो फिर भी दोबारा जब काउंटिंग हुई थी तो इमरान खान साहब जीते थे, साद रफ़ीक साहब नहीं जीत सके। इसी तरह के बहुत से हल्के हैं जिनमें ये प्रोसेस होता है। एक उम्मीदवार ये समझता है कि वो इंतखाब जीत चुका है, उसमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकती हैं उसके दावे की। इन इंतखाबात में एक जब नताइज आ रहे थे तो एक ख़ास तरह का हमने मोमेंटम देखा है, एक पैटर्न देखा था, और वो पैटर्न पे मैंने कल भी बात की थी, आज भी कर रहा हूँ। वो बात दुरुस्त है कि जब 10-12-13% नताइज आए हों, मैं अपनी रूटीन डिस्कशन में मैं ये कह रहा था कि कम से कम 50% नतीजा आने तक हमें कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मार्जिन डिपेंड कर रहा होता है। बहरहाल अब ये भी जो भी मामला है, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो फैक्चुअली मैं ज़रा डिसएग्री करता हूँ चौधरी साहब से। पहली बात तो ये है कि ये जो 100 का फिगर नज़र आ रहा है ये इस तरह से नहीं है। चौधरी साहब का ख्याल ये है कि इसमें 8 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं। एक आम राय जो है वो इस तरह की है कि ये शायद इनमें 20-25 जो है उम्मीदवार आज़ाद हैं जी। और ये सारे उम्मीदवार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन इसमें 11 वो हैं जो जिसके बारे में ख्याल है कि ये नून लीग के नाराज़ हैं या नून लीग के उसके साथ इन्होंने इंतखाब नहीं लड़ सके, चाहे सीट एडजस्टमेंट में नहीं लड़े या अदरवाइज नहीं लड़े, तो इन्होंने आप वापस नून लीग की तरफ जाना है, जो भी अगर वो चाहें तो। और 15 हल्के ऐसे हैं जिसमें जो हैं वो दूसरे आज़ाद हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है। अब ये तकरीबन को 25-26 लोग हैं जो PTI के अगेंस्ट इंतखाब जीते हैं, यानी ये उन 100 में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जब आप 25-26 इनमें से अगर फर्ज करें निकाल देते हैं तो इनमें से कुछ जो है वो नून लीग में शामिल कर देते हैं, तो एक्चुअली अगर फर्ज करें वो नून लीग को ज्वाइन कर लेते तो अक्सरियत उनके पास ही है। मैंने कल भी एक बात की थी कि अब अनकरीब हमें 2-4 दिन जो है ना वो ग्रेस का एक लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, मिल भी रहा है, मुसलसल हर जगह पे ये बात की जा रही है। मुझे याद है पंजाब असम्बली में नून लीग की अक्सरियत थी, इसी तरह सेनेट में भी हमने इस तारीख मुल्क की तारीख में देखा कि माइनॉरिटी ने जो है ना वो चेयरमैन सेनेट बनाया, ये इसी मुल्क में हुआ है। होता रहता है। एक गैर जमाती इंतखाबात थे जिसमें आज़ाद बहुत बड़ी तादाद में आए थे, इनमें जो आज़ाद PTI के बैक्ड हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो जीते हैं, उनका मैंडेट का एहतराम भी किया जाना चाहिए वो जीते हुए, क्योंकि एक देखे कोई भी कम से कम भी अगर कहीं मेरा ख्याल है शायद जीता होगा, चौधरी साहब मेरे ख्याल 50,000 वोट तो कौमी असम्बली के लेके मिनिमम। तो अगर एक हल्के में 50,000 लोगों ने किसी पर एतमाद का इजहार किया तो उसकी एक रिस्पेक्ट तो है, बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदगी की रिस्पेक्ट हो, चाहे वो अच्छा सूबाई में थोड़ा सा कम कर लीजिए, आधे कर लीजिए, लेकिन इतने तो हैं। तो जो अवाम की नुमाइंदगी का हक रखता है, जिस किसी को भी मैंडेट मिला, एक शख्स भी मैं समझता हूँ एक कारकुन जो रुकन है किसी भी असम्बली का, चाहे सूबाई का और नेशनल असम्बली का, उसके मैंडेट का एहतराम लाजिम है, होना चाहिए। एक मेरी नज़र में तो अगर एक की भी फ़र्ज़ कीजिए कि PTI बैक्ड एक कैंडिडेट भी अगर फर्ज करे ज्यादा हो तो ये बात कही जा सकती है कि उनकी अक्सरियत है, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हमारे सामने ये पिक्चर वाजे नहीं है। कहने को तो बैरिस्टर गौहर साहब ने 180
कहा कि हमारे पास 180 उम्मीदवार है, पता नहीं कैसे हैं, मेरी तो समझ से बाला तैरा, क्योंकि अभी 8-9-10 सीटों का नताइज रहते हैं, बलोचिस्तान के कुछ हैं और एक आध पंजाब का है, कोई एक आध KPK का है। तो उस हिसाब से मुझे तो इन नंबर गेम में मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे 180 का दावा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन देखिए बात क्या है, बात यह है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है हम सिर्फ उसको एनालाइज कर सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त पीपल्स पार्टी वो मोहरा है, वो ड्राइविंग सीट पे है, जिसके बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर एक खास नंबर से नीचे आ गए, फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं बना सकते। शायद इस तरह की वर्किंग होने के बाद ये तय हुआ कि PDM जमातें जो पहले PDM हुकूमत में थी गुज़िश्ता, ये वो उसी तरह का कोalition फिलहाल ठीक है। मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो आजम चौधरी साहब कल भी ट्रांसमिशन के दौरान आपने एक बात कही थी कि कुछ मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। आज डिफरेंट TV चैनल्स के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को गुफ्तगू करके सुना गया, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो लाइल्मी का इजहार कर दिया। इस वक्त आखिर होने क्या जा रहा है? MQM का वक्त भी लाहौर पहुंच गया हुआ है और इतलात ये सामने आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की जाएगी, और दूसरी जाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी रवाबित जो है वो बहाल है। तो बताइएगा कि क्या सिचुएशन है? MQM ने तो तलब किया था शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन वो खुद ही आ गए, उन्होंने मेहरबानी कर दी जो खुद आ गए। देखें, जब इस किस्म के हालात हों तो फिर जाहिर है आपस में राब्ते तेज हो जाते हैं। अब हुकूमत बनानी है तो कोई भी पार्टी अकेले या किसी एक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन नहीं है। हाँ, अगर आज़ाद और पीपल्स पार्टी ये आपस मिलते हैं, जो गौहर साहब की बात कर रहे थे ना, निशात साहब, उन्होंने 180 का जो फिगर दिया, अगर हम पीपल्स पार्टी और आज़ाद इन दोनों को इकट्ठे करें तो ये तकरीबन 185-87 के करीब लोग बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन होगी, फिर जाहिर है जो ये हुकूमत बनाएंगे तो अपोजिशन भी वैसी ही तगड़ी होगी। और हुकूमत चलानी इस वक्त किसी भी सूरत में हुकूमत बने, चाहे मुस्लिम लीग नून बनाए, चाहे पीपल्स पार्टी बनाए, चाहे आज़ाद मिलके बनाए, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस वक्त बराबर बराबर ही हैं, थोड़ा ही डिफरेंस होगा। अपोजिशन भी मजबूत बनेगी और हुकूमत वही PDM वाली चूचू का एक मरबा बनेगी, क्योंकि किसी के पास कोई अक्सरियत नहीं है। अब देखें कि हम बार बार ये बात करते थे कि पाकिस्तान को किस किस्म के इंतखाब की या किस किस्म के सिस्टम की ज़रूरत थी। एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत थी, क्योंकि जिन मसाइल में से हम गुजर रहे हैं उसमें इस किस्म की कोई भी हुकूमत कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकती जिससे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें और आगे बढ़ सकें। अब मैं तो हैरान हूँ कि उन लोगों पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी अब शामिल है, हमारे और भी लोग शामिल हैं, इनको ना खुदा का खौफ रहा है, ना ये अवाम के इंतकाम से इनको डर लग रहा है। अगर अवाम का एक मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। आप बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक आप चूचू का मरबा एक हुकूमत बनाएंगे, आप अवाम के मसाइल भी हल नहीं कर पाएंगे। और आज मेरी बात ये नोट कर लें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के ये एक हुकूमत बना लें PDM वाली, अगर 16 माह की जो PDM हुकूमत है उससे ज़्यादा इनका बुरा हाल ना हुआ और इस अवाम का उससे ज़्यादा बुरा हाल ना हुआ, तो मैं आपका जवाब दूंगा ये उससे ज़्यादा बदतरीन हालात में से हमें गुजरना पड़ेगा। अगर ये इसी वक्त ये फैसला कर लिया जाए कि सब मिलकर ये सोच लें कि मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। जो आज़ाद जीते हैं, आप तो उनको एहतराम तक नहीं कर रहे, आप तो उनका मैंडेट तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप इतनी इस वक्त तकसीम पैदा कर रहे हैं, अगर आप उनको साथ लेके चले तो हो सकता है इस भंवर में से इस मुल्क को निकाला जा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का ये मूड है कि हम लोगों को साथ लेके चलेंगे और पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। कहने को मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में कह दिया था, लेकिन अमलन कुछ और नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अच्छा अमलन अगर बात की जाए तो फिर हमने अमलन ये भी देखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने हर जलसे में ये बात की थी कि मैं चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ड्राइविंग सीट किसके हाथ में है, और जिन चीज़ों को आजम चौधरी साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए पॉलिटिकली चीज़ें तमाम अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात आती है तो फिर क्या डिलीवर करना इतना ईजी है? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ दिलचस्प, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब सॉरी उनकी और जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई उसमें कुछ थोड़े से गिले शिकवे भी हुए। उनमें उन्हें कहा गया कि देखें बिलावल साहब जो हैं वो क्या किस तरह की गुफ्तगू करते थे। उन्होंने कहा वो छोड़े, वो इलेक्शन का वक्त था, वो इलेक्शन के मामलात थे, अब वो दौर गुजर गया, मतलब नूरा कुश्ती थी। हाँ, अब वो आगे की बात करें। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ ये जो सियासी बयानात होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब मसला ये है, लेकिन निशात साहब अवाम तो उसको सीरियस लेते हैं ना, लीडर्स बात कर रहे होते हैं ना, कोई आम बंदा नहीं कर रहा होता। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जब आप कोई देखें लीडर वो होता है
जिसके मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं उसको उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। और लीडर्स को बात ही वो करनी चाहिए जिससे कल को शर्मिंदगी का सामना ना हो, या ये कहना पड़े और ये बात होता है इंतखाबी मामला जिस तरह हो, ये सियासी बयान था, ये बात नहीं करनी चाहिए। आपको बात ही उतनी करनी चाहिए जितनी कल को आप देख लेना सिचुएशन आ गई ना। अब अगर फर्ज करें बिलावल साहब कहते हैं किसी को चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, तो बिलावल साहब खुद भी अकेले खड़े होकर कुछ नहीं बना सकते। चॉइस ऑफ प्रपोजिशन दे रहे हैं, ये 60-61 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी मिल भी जाए तब भी वो हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। अब वो भी एक अलग से एक इशू है। सो इस वक्त जिन हालात में बहरहाल हमने इसी से आगे बढ़ना है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, अभी तक पाकिस्तान जो ये वाली जमातें हैं, इनमें से किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जो बैक्ड कैंडिडेट है उसके साथ कोई गुफ्तगू नहीं की। मेरे इल्म के मुताबिक मैंने अपने ज़राए से चेक किया कि क्या उनमें से तो किसी लोग कोई इधर उधर नहीं हो रहे, तो अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं हो सकता हो, मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। अभी तक ये सिर्फ वो आज़ाद को ट्राई कर रहे हैं जो पीटीआई बैक्ड नहीं है, तो पहले उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई कमी बेशी हो तो मुझे नहीं पता कि क्या मामला है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जरूरत नहीं रहेगी अगर ये जितने भी हैं जो सिचुएशन में। इशू है क्या? इशू सिर्फ सिंपल सा इतना सा है कि हमने हर तरफ ये मामला देखा है कि हम वोटर को चार्ज करने के लिए या अपनी बात को जरा आगे बढ़ाने के लिए या सिर्फ सियासी बयानात में बार ये बात मुझे अब खुद कहते हुए जरा थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैं ये कहूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, इमरान खान साहब हो, कोई भी सियासी आदमी, देखिए जब वो मैंडेट लेकर आता है, कौमी असम्बली में आता है, पहली बात तो ये है कि यार हुकूमत, अब फर्ज कर लें कि ये पीडीएम की हुकूमत, फर्ज कर ले, एक तो पहली बात ये है कि 5 साल की हुकूमत पूरी करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हालात हों। जो ये पहले बात आई थी ना, रियासत बचाई गई जी, इमरान खान साहब के वो तरीके आदम तुम्हारे, ये काम बंद हो जाना चाहिए। ये तरीका नहीं है, क्योंकि मैंडेट अवाम से आता है। अवाम को यह फैसला करने देना चाहिए कि 5 साल बाद अवाम को क्या नजर आया कि इस हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया। जो भी हुकूमत बन जाए उसको 5 साल मिल जाने चाहिए। मिलने के बाद आपको अवाम को फैसला करना चाहिए, एक बात है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। अब अभी भी मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे देख रहा हूँ, बहुत सी बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिसके अंदर जो है वो इस तरह की कोई इंतशार की, सियासी इंतशार की या अदरवाइज इंतशार की बात आ रही है। वो साद रफीज़ा ने एक ट्वीट कर दिया जी मैंने तो मुबारकबाद दी थी, मैंने हार गया, शिकस्त दी, मैंने मुबारक दी, लेकिन मेरे एक जगह के ऊपर मेरे खिलाफ नारेबाजी की गई, ये किया गया। ये नहीं करना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अभी भी जो देखें, अब फ़र्ज़ करें किसी को किसी उम्मीदवार पर एतराज़ है। अब हमारे टोटल कौमी असम्बली में अब तक मेरा ख्याल है जैसे मेरा 7-8 या 10 लोगों को चैलेंज हुए होंगे नताइज, बाकी नताइज तो अपनी जगह खड़े हैं ना। तो अगर 10 जो हैं वो 2-4-5% बनेंगे टोटल नताइज का, उन 2-4-5% के पीछे हमें बाकी सारे मामलात को खराब नहीं करना चाहिए। ये हमें थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और हालात ऐसे जो चॉइस हमने कहा है ना, ये हुकूमत बन जाए, चाहे किसी को भी मिला के बना ले, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना ले, पीपल्स पार्टी से मिलकर, कोई और बनाना चाहता है वो बना ले, जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए आगे जो है ना कांटों की सेज भी है और आग का दरिया भी है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। फर्ज कर लेते हैं कि एक जमात जो है वो बना रही है, जो भी लीडिंग पोजीशन पे आएगी, अभी हमें नहीं पता कि क्या पोजीशन बनेगी, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला, ये सिर्फ इसका नहीं है। देखें, सीएम पंजाब जब आप कोalition में होंगे, आपके वहां ऊपर से शुरू हो, स्पीकर से शुरू हो, चेयरमैन सेनेट से शुरू हो, सदर से शुरू हो, आप वो सारी जो टोटल पोजीशंस हैं उनको देखें कि वो किस तरह से डिवीजन होगी, जो भी इत्तेहादी आपस में घूम रहे। तो ये एक सबर आजमा और एक जैसे कहते हैं ना कि ये एक सोच विचार के साथ चलने वाला मामला है, क्योंकि हुकूमत वो फॉर्म होगी जो आगे चलने की पोजीशन में भी हो। रोज एक दूसरे को ब्लैकमेल ना कर रहे हो और एक दूसरे से बार्गेन ना कर रहे हो और चीजों को आगे पीछे ना बना रहे, एक दूसरे के लिए थ्रेट ना बन रहे हो। इसलिए ये जरूरी है कि जो चॉइस साहब ने कहा कि अगर फर्ज कर ले, मैं ये भी नहीं कहता कि उनके 50-60 हैं, 10 हैं या 20 है, मैंने कहा एक का भी एहतराम लाजमी है। तो अगर पाकिस्तान तरीके से आपको खत्म नहीं किया जाता, ये चॉइस साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये इस मुल्क के अरबाब इख्तियार को भी समझ आ चुकी हुई है, बाकियों को भी पता है। पंजाब असेंबली में उनकी अक्सरियत नहीं है, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आ गए। अब तो देखें, अवाम ने अपना फैसला दे दिया है कि आप उस पार्टी को नहीं खत्म कर सकते। जितनी बड़ी तादाद में उन्होंने सीटें जिताई हैं उस पार्टी के आजाद उम्मीदवारों को, अब तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक पार्टी को अब सफा, वो हर जगह मौजूद है ना। ठीक है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उनके साथ नहीं है, लेकिन ये सबको पता है, कोई माने ना माने, लेकिन पता है कि भाई वो लोग पंजाब असेंबली में भी हैं, वो दूसरे में भी हैं, नेशनल असेंबली में आते हैं। देखिए, इस वक्त वफाक के अंदर अभी तक तो चले फॉर्मेशन तब्दील होती रहेगी नजर। इस वक्त वफाक में सबसे ज्यादा सीटें उनके पास हैं, पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें उनके पास हैं, केपी जो है ना वो तो पंजाब में तो नहीं है, अभी तक तो 138 है ना, अभी तक तो 137-38 है ना। नहीं, अभी वो जो पंजाब में उनके पास सीटें हैं वो 115 है, 137 उनके पास है।
अगर फर्ज करें आपको आजाद दूसरे आजाद भी मिला तब भी उनकी ज्यादा नहीं है। केपी के अंदर क्लीन स्वीप कर गए वो। अच्छा, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि एक पार्टी जो इतने बड़ी तादाद में सीटें ले रही है, आप उस पार्टी को सफा अस्सी से मिटा दें, आप उस पार्टी को खत्म कर दें? ये अब मुमकिन नहीं रहा। अब आपको किसी और तरह सोचना होगा। आपको एक तमाम लोगों को एक सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, तमाम जमातों को, तमाम जीतने वालों को एहतराम देना होगा, उनका मैंडेट तस्लीम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप इंतखाबात से पहले जिस तरह एक को क्रश करने जा रहे थे, एक जमात को, उस जमात के तमाम उम्मीदवारों को, उनकी फैमिलीज को, वो सिलसिला भी अब बंद करना पड़ेगा। अब अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये वाली चीजें अगर आप आगे लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे आगे फिर बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा, आज़म साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे ब्रेक में जाने से पहले। अगर हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो के एटीट्यूड के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एटीट्यूड है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो आपको लगते हैं? अच्छा देखें, इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, मियां नवाज शरीफ पहले ड्राइविंग सीट पे हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन हम बार बार अपने यहाँ प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में डिस्कस करते रहे, अगर तो सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून हासिल करेगी फिर मियां नवाज शरीफ हमें ड्राइविंग सीट पे नजर आएंगे। इसका तफसीलन जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद ले लेती हूँ। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ यहाँ लेते सर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आखिर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान है, वो फ्यूचर में किस जमात के साथ जा सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है, ये सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात की जा रही थी ब्रेक में जाने से पहले कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह की जलसों में तकरीरें किया करते थे, क्या वो आवाम को दिखाने के लिए बयान कुछ और था और अब जो सियासी प्लान्स हैं वो कुछ और हो चुके हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिर इस वक्त क्या प्लान है कि वो किसके साथ जा सकते हैं? हमने देखा था इससे इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज़ कबल मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मुलाकात भी की थी अडयाला जेल जाके बानी तहरीक इंसाफ से। तो क्या प्लान हो सकते हैं? आजम साहब, ब्रेक जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा एग्रेसिव मूड में आके काफी एग्रेसिव ब्रेक से वापस आ गए, आपने 4 सवाल और दाग दिए हैं। वो बात तो वही अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त ड्राइविंग सीट पर थे, बाद में सूरत हाल थोड़ी तब्दील हुई है। पीपल्स पार्टी शुरू से क्लेम कर रही थी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो, आपको पता है, हर जलसे में वो उनका दावा था कि हुकूमत हम बनाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें किसी बेस पे कर रहे थे, बिला वजह नहीं कर रहे थे। उन्हें ये अंदाज़ा था कि अगर वो 50-55 सीटें लेती है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ करके अपनी हुकूमत बना सके। क्योंकि माजी का जो हम रिकॉर्ड देखें, उस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रही थी। पीपल्स पार्टी ने इतनी ही सीटों पे उस वक्त हुकूमत बनाई थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून ओवर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन अवाम का जो फैसला था वो बड़ी देर पहले नजर आना शुरू हो गया था। अगर आम आदमी को नजर आ रहा था तो पीपल्स पार्टी क्योंकि सियासत कर रही है उसको भी नजर आ रहा था कि आम आदमी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को उस तरह मैंडेट देने नहीं जा रहा जिस तरह की मुस्लिम लीग नून इस वक्त वो तवक्को कर रही थी। इसलिए पीपल्स पार्टी का दावा था और बार बार हम इस चीज़ की निशानदेही करते थे कि ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई भी कंफर्टेबली अपनी हुकूमत नहीं बना पाएगा। और बिलावल ने उस वक्त बड़े सख्त बयानात भी दिए। बिलावल साहब ने उस वक्त ऐसी बातें भी की कि जो बाकायदा चुभने वाली बातें थी और जिसका बार बार तज़किरा भी होता रहा। आज वो बातें सामने आनी शुरू हो गई। अभी जिस तरह शाह साहब ने कहा कि इनकी आपस में मुलाकात हुई, वहाँ पे गिले शिकवे हुए। अब यही बात है कि बिलावल साहब को बात करते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो एक जवान खून है, वो उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनके वालिद साहब की मुख्तलिफ है। उनके वालिद साहब खामोशी अख्तियार किए रखे हैं और अब जब हुकूमत की जोड़ तोड़ का टाइम आया तो वो फ्रंट फुट पे आ गए। और इस वक्त आप देखें शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्हीं की मुलाकातें हो रही हैं और हुकूमत फॉर्मेशन के ऊपर वही बात कर रहे हैं। साथ लिखा हुआ आता है कि बिलावल साहब का फरियाद भी मौजूद थे। अब आगे क्योंकि बहुत सारे मराहल है। हमारा इलेक्टोरल कॉलेज ना होने की वजह से सदर का इलेक्शन नहीं हो पाया। अब सदर का इलेक्शन भी होना है 8 मार्च और 8 मार्च को सेनेट जो है वो रिटायर हो रहा है, चेयरमैन सेनेट भी रिटायर हो रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन भी होना है। जिस तरह तमाम सूबों की असम्बलियां भी बननी है और सूबों में 2 सूबों में सिर्फ कंफर्टेबल हुकूमतें नजर आ रही हैं, बाकी सूबों के अंदर भी एक दूसरे की मदद की जरूरत है। पंजाब में भी जरूरत है और बलोचिस्तान में भी जरूरत है। सिंध में तो नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाएगी कंफर्टेबली। इसी तरह केपी भी नजर आ रहा है कि पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी पंजाब में, लेकिन पंजाब में अकेली नून लीग नहीं बनाएगी। ठीक है, पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट होगी, उसमें मुस्लिम मेरे पास जो कैलकुलेशन है, पीपल्स पार्टी मेरे पास जो कैलकुलेशन है
देखें जो पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी अगर माइनस कर ले ना, पीपल्स पार्टी को माइनस करके भी नून लीग को हुकूमत बनाने की, मुस्लिम लीग काफ तो साथ होगी ना। हाँ 137 आईपीपी की भी 1-2 सीटें जो है वो भी साथ होंगी। एमकेएम, जेयूआई फे, काफ लीग, और ये तकरीबन ये पहले का अनाउंस्ड वो है, उसमें पीपल्स पार्टी साथ बैठती है नहीं बैठती ये एक मामला होता है। लेकिन ये जो इस वक्त नंबर है ना, ये 148 रिक्वायर्ड है, आपका 137 है, आपको बाकी 22 के करीब आजाद वैसे हैं, ये ऑलमोस्ट बन जाएगी। इसमें मैं जो अर्ज कर रहा था आखिरी मेरे एक दो जुमले हैं। देखें इस वक्त बिलावल साहब और जरदारी साहब वो बड़े होपफुल है, हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें वफाक के अंदर लीड करने का वो जेस्चर दे दे। अगर उनको ये मौका मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर बिलावल साहब से ज़्यादा शायद जरदारी साहब मौजू प्राइम मिनिस्टर होंगे। शायद मुस्लिम लीग नून भी तरजीह देगी कि बिलावल साहब की बजाय जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं वहाँ को उनको दी जाती, मेरा ख्याल है फिर उनको प्रेसिडेंटशिप ऑफर की जाएगी, ताकि प्रेसिडेंटशिप, सेनेट चेयरमैन, सेनेटशिप, स्पीकरशिप, ये बहुत सारी सीटें हैं जिस पे एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट करके ये हुकूमतें बना सकते हैं। ठीक है नौशाद साहब, सीट एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो हमने देखा था इससे पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी अपनी पार्टीज एफिलेशन चेंज की थी उनको काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ा था। अब अगर जो लोग जाते हैं इन नए ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी, एंड व्हाट अबाउट आईपीपी का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये नए ग्रुप पे मैं बात करता हूँ और आईपीपी पे बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले वो जो जहाँ से बात टूटी थी वहाँ थोड़ी 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। देखिए अभी तक की जो एक तो पहली बात याद रखिएगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अगर इन दो खास तौर पर जमातों, बल्कि इवन कि इन्होंने बाउंड किया था जेयूआई फे को 2013 में कि आप केपी का वो नहीं बनाएंगे जब पीटीआई का मैंडेट ज़्यादा था। एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट है कि किसी का एक नंबर भी ज़्यादा होगा वो पहले ऑफर उसको दी जाएगी कि वो वज़ारत उस्मा का कैंडिडेट दे। अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं देना चाहता वो एक डिफरेंट बात होगी। जो अब इस वक्त तो जो सिचुएशन है पीपल्स पार्टी नून लीग को कहेगी। ज़्यादा इम्कानात मैं आपको आज बता देता हूँ कि आपके जो आइंदा सदर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली फरियाद तारपुर साहिबा भी हो सकती हैं। ये इसके ऊपर एक मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये डिस्कशन हुई है थोड़ी सी सदारत के पर्सपेक्टिव के अंदर। अब बाकी रही बात जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन सेनेट और इसके अलावा भी वजारतें हैं, फिर वही 10-12 वजारतें की बात होगी और ये जो भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आएंगी। मामला है क्या अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है फॉर श्योर, वो जॉइन हैंड्स के साथ ही बननी है फिलहाल के जो अभी तक के नताइज जो सामने आए हैं। केपी के 2/3 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पंजाब में नून लीग कंफर्टेबली पोजीशन अपनी बना लेगी जो हुकूमत है। सिंध के अंदर उसी तरह कंफर्टेबल है पीपल्स पार्टी। इसलिए सूबाई असम्बलियों के मामला अब सिर्फ मरकज़ का मामला है, मरकज़ के अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें तय होंगी। अब मामला ये है कि ये अब आप आ जाएं आईपीपी की तरफ। देखिए आईपीपी के जो नताइज हमारे सामने आए हैं उन नताइज को अगर आप स्टडी करें तो उनका रिजल्ट जो है ना वो इंतहाई जो है मायूस कुन है जी। ये इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो टर्न कोर्ट्स हैं हमने बार बार ये चौधरी साहब का एक फिक्रा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो टर्न कोर्ट्स को फेस करना पड़ेंगी और वो हम देख रहे हैं। ना सिर्फ आईपीपी के लिए मुश्किलात, बावजूद इसके कि उनके बारे में कहा जा रहा है वहाँ पे कुछ दावे आ रहे हैं कि जी जो ये नए जो पीटीआई के बाज़ आज़ाद उम्मीदवार हैं वो राब्ते कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जो नताइज के मुताबिक आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कोई नून लीग का भी टर्न कोर्ट था तो उसको भी लोगों ने पसंद किया। चौधरी निसार उसकी मिसाल है जी। ना चौधरी निसार जीत सके हैं ना सरवर खान साहब जीत सके हैं। पूरे के पूरा परवेज खटक खानदान जो है वो लोगों ने वाइप आउट कर दिया है उसके अंदर से। रीजन बिकॉज लोग ये नहीं पसंद करते कि आप एक जमात की तरफ से इलेक्ट हों और उसके बाद उसको बीच मझधार के छोड़ के आप कहीं और चले जाएं और कहीं और जाके आपको नया भी बादशाह का आईपीपी का कवर लें, पार्लियामेंटेरियन का कवर लें। सरबराह जो जहांगीर तरीन साहब थे वो सीटें लूज कर गए। अच्छा ये अगर आप 2002 का इलेक्शन अगर आप देखें तो लाहौर से उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सरबराह वो करते थे मियां अजहर साहब। लाहौर के अंदर उन्होंने इंतखाब लड़ा तो सारी पार्टी जीत गई तो मियां अजहर साहब सीट लूज कर गए थे। वो सरबराही भी गई और उनकी सियासत भी बहुत पीछे चली गई। और इस दफ़ा जहांगीर तरीन साहब के साथ बिल्कुल वही स्टोरी रिपीट हुई है। और ये असल में अवाम का फैसला है। जो टर्न कोर्ट से अवाम ने उनको किस तरह डिस्करेज किया है। सब एक जगह तरीन साहब नून लीग के मुकाबले में लड़ रहे हैं, एक तरफ पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट के मुकाबले में, दोनों तरफ से हार गए। और हत्ता कि उन्होंने एक उम्मीदवार इफ़त सोमरो उसको बिठाने के लिए कितनी तगोदो की, क्या कुछ नहीं किया गया वहां पे। इसके बावजूद वो सीटें लूज कर गए। सो बेसिकली ये जो
ये जो सियासत है ना, ये जो टर्न कोर्ट्स की सियासत है, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। और इसी पर्सपेक्टिव में अगर आप इस बात को देखें कि अगर कोई आज ये समझता है कि पीटीआई के कैंडिडेट को आज़ाद ले लेगा, उसको लेके, एक पहली बात तो ये है कि उसके लिए अपने लिए बड़ी मुश्किलात हैं, उसकी अपनी सियासत जो है वो दांव पर लग जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि किसी पीटीआई के कैंडिडेट, जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट है, जिसने इस चीज़ के ऊपर लिया हुआ है, वोट लिया हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उसको किसी सूरत भी किसी पार्टी का क्या है यार, मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। किसी पार्टी से लेना तो बात की बात, मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर वो अपनी ग्राउंड छोड़ते हैं, अपनी ग्राउंड छोड़ते हैं, तो उनका हाल भी इससे बुरा होगा। इससे बुरा होगा ना। यही तो सियासत को एक दिन तो नहीं करनी, 5 साल तो नहीं करनी भाई। आप मैंडेट ऑपोजिशन में बैठे, अपोजिशन में बैठे, आपको ट्रेजरी बेंचेस का मैंडेट मिल रहा, आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे। मैंने उस दिन भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब मैंडेट हो तो आप वो बाजार तो वहां पे जाए, नहीं जाए तो आप अपोजिशन में बैठे, पहले नहीं आते रहे। पंजाब ये भी कुछ पुरानी बात तो नहीं है, ये पिछली दफा तो गवर्नमेंट पंजाब में उनकी नहीं थी तो नहीं थी। अब उसके लिए अपना बताएं लोगों को, अपनी अपोजिशन में किसने कहा कि अपोजिशन के अंदर आपकी सियासत जो है वो नहीं होती। मैं समझता हूँ सियासत एक्चुअली आपकी अपोजिशन के अंदर ही पॉलिश होती है और वहीं से आपके लिए आइंदा की गुंजाइश बनती है कि आप ट्रेजरी बेंचेस का सफर तय कर सके। वही तो वो कामयाबी का वो जीना होता है। तो ये एक नया काम बन गया कि हर हाल के अंदर हमने जो है वो इक़्तिदार के जो ईवान है उसकी तरफ, जिस तरह हमारे दोस्त हैं वो जो आए हैं लाहौर अभी, जिनके बारे में चॉइस ऑफ रिमोट कंट्रोल कहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मुल्क, वो हर हाल में इक़्तिदार में हर हुकूमत के साथ बैठेंगे। भाई क्यों बैठेंगे? लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि इस दफ़ा इक़्तिदार के हसूल के लिए हमने मुस्लिम लीग नून को तमाम इक़्तिदार जो है ना वो रोते हुए देखा है। उन्होंने ना सियासी इक़्तिदार को देखा है, ना उन्होंने हमारी मुआशरती इक़्तिदार का ख्याल किया है। उन्होंने हर तरीके से बाई हुक बाई क्रुक इक़्तिदार में आने के लिए कोशिश शुरू की है। कभी वक्त आया, माशाल्लाह मीडिया को बड़ी आज़ादी मिल गई है, एक वक्त आएगा कि ये भी शायद हम इस पोजीशन में नहीं, नून की हुकूमत आ जाएगी, आज़ादी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, माजी में भी हमने फेस किया हुआ है। हाँ, मुझे पता है। हमने पीटीआई की हुकूमत में भी जो आज़ादी हमने एंजॉय की थी ना, वो भी सारी दुनिया को पता है। और नून की हुकूमत में भी जो हमने आज़ादी एंजॉय की, वो भी पूरी दुनिया को पता है। भाई हमें पता है हमसे कौन सी चीज छुपी है, ये कौन सी को नई हुकूमत बनने जा रही है, ये हमारे लिए नए, सबकी हुकूमतें हमने देखी हैं, हमें पता है किस जगह पे क्या क्या होता है। आज़म साहब से पूछना चाहूंगी, आज़म साहब आप कुछ तहरीक इंसाफ के प्लान्स के हवाले से बताएं, क्या खबरें आपके पास के क्या प्लान चल रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभी भी जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान सबसे पहले उन्हें सुनेंगे और उन्हें मौका देंगे कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ पेश कर सके। तो क्या खबरें आपके पास? देखें, अगर सबसे पहली बात यह है कि अगर उनके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाती, उनसे 20-25 जितनी भी सीटें वो ज़ाहिर नज़र आ रही हैं, अब लोग जा रहे हैं ना कोर्ट्स में, वो ना छीने जाते उनसे रिजल्ट, इस तरह रात को इंतखाबात के रिजल्ट्स को बंद ना किया जाता तो हालात थोड़े मुख्तलिफ होते। एक पहली बात यह है कि उनके साथ ये ज़्यादती की गई कि उनके साथ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, जिसकी वजह से आज कम से कम 10-15 सीटों के ऊपर एतराज़ात हैं, लोग अदालतों में जा रहे हैं, जिसमें लाहौर की मेन सीटें, मियां नवाज शरीफ साहब की सीट, मरियम नवाज साहबा की सीट, इसके साथ साथ आप देखें ओन चौधरी वाली सीट और वो अलीम खान साहब वाली सीट, बहुत सारी सीटें हैं जिस पे एतराज़ात है। पिंडी की सीटों पे एतराज़ात है, इस्लामाबाद की तीनों इस्लामाबाद सीटों पे एतराज़ात है, सियालकोट में एतराज़ात है। देखिए हर जगह से इस किस्म के एतराज़ात के वो उठ रहे हैं। अगर ये ना किया जाता, जिन लोगों को इस तरह हराया गया है उनको भी ना हराया जाता तो शायद चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती। लेकिन इसके बावजूद हम पॉलिटिकल ऑप्शन की बात करते हैं। अब देखें ना, एक पार्टी इस वक्त तो ज़ाहिर लार्जेस्ट नंबर उनके पास है, वो जीते हैं उनके पास, क्योंकि अपनी पार्टी की शिनाख्त इस वक्त नहीं है। उनको सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी की शिनाख्त चाहिए। अब उनके पास वो दो ऑप्शन है, एक MWM ने उनको ऑफर की है, दूसरी ज़िया लीग, वो उनके पास ऑप्शन है। अब वो देखें वो कौन सी पार्टी को ज़्यादा बेहतर, अपने लिए बेहतर ऑप्शन समझते हैं, क्योंकि असल चीज़ है जो रिजर्व सीटें हैं उन्होंने वो हासिल करनी है, वो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होकर वो हासिल कर पाएंगे। दूसरा उसके बाद अकलीती सीटें हैं वो भी उन्होंने हासिल करनी है, उसमें भी प्रॉब्लम है चौधरी साहब, उसमें मसाइल आएंगे ऑब्वियसली। एक नुकता ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, आप एक लिस्ट देते हैं वुमेन रिजर्व सीट्स की और माइनॉरिटी सीट्स की। मसला ये है कि MWM की तरफ से या मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट फराहम नहीं की गई इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस जो फहरिस्त होती है ना, उसमें से टॉप के जो लोग, मतलब आपको 10 सीटें मिलनी है तो टॉप 10 को वो
अनाउंस कर देता है कि ये इनकी माइनॉरिटी है या इनका ये वुमेन रिजर्व है। अब मसला ये है, ये जो बारीक सी मैं आपको बता रहा था ना कि नुक्ता है, वो ये है कि ठीक है वो MWM में चले जाएंगे, ये भी आम तासुर ये है कि MWM में फर्ज करें वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के फौरन बाद उनको विमेन रिजर्व, वो विमेन रिजर्व सीट इसलिए भी मिलना मुश्किल है। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन इसको तय करने के पोजीशन में होगा कि लिस्ट उन्होंने दी नहीं हुई, पहले प्रायर लिस्ट नहीं है। अब वो पता नहीं, देखें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट थी उसको कंसिडर करें या ना करें, इलेक्शन नहीं होती है, एक अलग से डिबेट बनेगी। कमीशन का अब तक का जो किरदार है, इसका मतलब है कि जो PTI है फिर ना ही समझे अब तक का जो किरदार है इलेक्शन कमीशन का। मैं नहीं गया, मैं तो मुझे इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे ये बात पता है कि हमें ये बात मालूम है कि जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कैंडिडेट्स देते हैं, नॉमिनेशन शुरू करते हैं, आप एक लिस्ट भी साथ फराहम करते हैं कि अगर हमें इतनी सीटें मिलें। देखें इस वक्त निशात साहब इलेक्शन कमीशन के पास, हमारे ताकतवर हलकों के पास एक बड़ा खूबसूरत मौका था कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अवाम इस वक्त वो परेशान थी और रियासी जबर का निशाना बनाया जा रहा था, इन इंतखाबात को फ्री एंड फेयर अगर उस तरह इंतखाबात के रिजल्ट ना रोके जाते, मोबाइल फ़ोन सर्विस ना बंद की जाती, इंटरनेट बंद ना किए जाते, इलेक्शन कमीशन ऐसी हरकतें ना करता, मैं समझता हूं कि अपनी इज्जत ये ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने वो मौका भी गुंवा दिया। मैं थोड़ी सी एक अगर मुझे मौका दें थोड़ा सा, देखिए मुझे नहीं लगता कि मैं इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि नहीं हुए। उसकी वजह यह है, देखें कि 2018 में नून लीग के पास 85 सीटें थी, ठीक है ना। वो उस वक्त आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या मूड था या क्या हालात थे, और उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके पास नहीं नून को, अच्छा मैं इस पे आप नून को और PTI को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते। नून अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी की शिनाख्त के साथ और एक इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ी थी, ये बगैर पार्टी के, बगैर इंतखाबी निशान के आजाद इलेक्शन लड़। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात तो हम सब ने तस्लीम की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, जो उनके आज़ाद उम्मीदवार थे या लोगों में वोटर्स में जितनी अवेयरनेस थी, जिस तरह से उनको वोट कास्ट हुआ है, आप ओवरऑल भी वोट देख लें तो उसके अंदर ऐसा फील नहीं होता कि उनके डेंट पड़ा। पहले से इंप्रूव किया है, गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे उसके अंदर जो वोट उन्हें कास्ट हुआ है अब तक की जो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये बुनियादी तौर पर उनका गुस्से का इजहार था जो रियासत की जानिब से उनको फेस करनी पड़ रही थी चीजें, उन्होंने गुस्से का इजहार किया। बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मेरा ये ख्याल था, मैं जाती तौर पे समझता था कि इलेक्शन सिंबल जाने से इलिटरेट सोसाइटी हमारी ज्यादा है, लोग जरा मुश्किल होगी उनके लिए प्रॉब्लम, लेकिन जिस इफेक्टिव तरीके से उन्होंने अपने आजाद कैंडिडेट्स को वहां पे बाकायदा हर बंदे को वो नाम लिख के और वो देते थे, सो उन्होंने अपनी बावजूद तमाम ऑर्ड्स के उन्होंने अच्छे तरीके से, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि उन सब उम्मीदवारों को, वोटर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने नामसाइद हालात में भी परफॉर्म किया जो हम समझते थे कि PTI नहीं कर सकती। तंजीमी मामला नहीं है वाले दिन, क्योंकि हम लोग कवरेज भी करते रहे, हमने जो देखा ना उनकी तरफ से कोई इस किस्म का कोई इंतजाम नहीं था, कोई मुनज़्ज़म नहीं थे। लोग अपने तौर पर लोगों ने, जो वोटर है उसने अपने तौर पर तलाश किया कि यहाँ से PTI का एफिलिएटेड जो उम्मीदवार है उसका निशान क्या है, बिल्कुल ठीक और उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है। हालांकि वोट स्कैटर्ड कर दिए गए थे, जो पोलिंग स्टेशन थे वो हल्कों से तब्दील कर दिए गए थे, इसके बावजूद लोग तलाश करके और उन्होंने निशान तलाश कर उस पर वोट डाला है। उन्होंने एक हल्के से जाके दूसरे हल्के में भी वोट दिया। बिल्कुल एग्री विद दैट, मैं ये भी मानता हूँ कि वोटर ने दिया। जब वोटर, इसका मतलब वोटर इतना वेल अवेयर था। अच्छा, वोटर को ना उम्मीदवार के नाम का पता था, ना उससे गर्ज थी, वोटर को सिर्फ ये था कि ये PTI का एफिलिएटेड है और उसने वोट डाला। मामला ये है कि फेयर एंड फ्री पे जो भी मामलात होंगे, मैं खुद जाती तौर पे यहाँ अगर हम घंटों बैठ के ये बात करते थे कि रिजल्ट नताइज क्यों रुके हैं, नहीं रुकने चाहिए, ये सारी बातों के जवाब दे इलेक्शन कमीशन को ये बताना होगा, बताना चाहिए कि कहाँ क्यों। देखें बाकियों ने आर्गुमेंट किया, तो कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बड़ी तारीफ की है EMS की। अब मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं होता तो मैं उनसे पूछता कि ऐसा क्या आपने अच्छा देखा। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त हमारे इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा रहा है, वही मीडिया है, वही लोग यहाँ आए थे ऑब्जर्वर के, कॉमनवेल्थ के जो जिनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने तारीफ किया, मुझे नहीं समझ आई क्यों तारीफ की। इस सिचुएशन के अंदर
हमें नहीं पता कि अब मामलात क्या हुए। ये मैं जो कहने लगा था कि इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहिए अवाम को कि जनाब ये मामला है, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी है आप अवाम के सामने खोल कर रखें कि मामलात थे क्या, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे से पैसा लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, वो अवाम को जवाब दें, उन्हें जवाब देना चाहिए ये ताखीर क्यों हुई है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक की डिटेल इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इस वक्त एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर आखिर गलती किसकी थी और जवाबदेह कौन है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज के हवाले से, तो कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी। इस वक्त बात की जाए तो अमेरिका की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से कई एतराज़ात सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि एक पोलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को या एक पोलिटिकल पार्टी के ऊपर इतने बैन क्यों लगाए गए, और सेकेंडली जो इंटरनेट सर्विस बंद रही, और इस तरह के काफ़ी एतराज़ात जो है वो सामने आ चुके हैं। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं आजम चौधरी साहब, मेक श्योर करना था इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ को, जैसे उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया, आखिरी दिन तक वो चैलेंज करते हुए नजर आए, वहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि अब नताइज जो हैं वो कैसे आएंगे और किस तरीके से आएंगे। हमने ट्रांसमिशंस भी की हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आखिर गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी और किससे हुई थी, और अब तक के जो एतराज़ात बाहर से हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें किस तरह से आप देखते हैं। अच्छा देखें, उस दिन जब नताइज आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़े फ्लुएंट आ रहे थे रूटीन में। हमारे रिपोर्टर्स हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, वो वहाँ से फॉर्म 45 का जो रिज़ल्ट था वो कलेक्ट कर रहे थे और मीडिया हाउसेस को दे रहे थे, और हम वो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हम उसकी अनाउंसमेंट कर रहे थे। फिर अचानक लाहौर के 3-4 हलकों के नताइज रोक दिए गए, और पता चला कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ पे आके जितने पोलिंग स्टेशन है उसके अमले को भी बिल्कुल साइड पे कर दिया और तमाम नताइज रोक दिए गए हैं। उसके बाद नताइज का हम इंतज़ार करते रहे, हमारे पास सांगड़, कोल्लू, पता नहीं कहाँ कहाँ से नताइज आ गए, लेकिन ये जो लाहौर शहर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये यहाँ के नताइज वो अगले दिन जाके, आपको याद है कि अगले दिन सुबह या 10-11 बजे जाके नताइज आए हमारे पास, हम बैठे रहे थे 6 बजे तक हम बैठे थे। अब इसने बड़े सवालात खड़े कर दिए इस पर। सबसे पहले मोबाइल सर्विस इंटरनेट का बंद होना वो बड़ा एक मानी खेज था, क्योंकि पाकिस्तान में स्मूथ एक ट्रांजिशन चल रही थी इलेक्शन की, और उसके अंदर खुदा ना खासा कोई ऐसा नहीं था कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो दहशतगर्दी का खदशा है। जहाँ जहाँ कोई खदशात थे वो पता था सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके लिए भरपूर इंतजाम किए गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने मुल्क की जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने इलेक्शन इंतजाम को सिक्योर किया, उनको यहाँ पे खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने भरपूर तरीके से उसको इंश्योर किया। लेकिन लाहौर के अंदर जो इंतखाबात थे ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न नहीं थे, ये ड्यू टू पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थे। देखें, अब लाहौर के उन्हीं हलकों के ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं, बजाय इसके एतराज़ात उठने के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो तकाज़े थे उसको पूरा किया जाता और इलेक्शन कमीशन बर वक्त उसके नताइज दे देता। आज ये एतराज़ नहीं उठने थे, लोग अदालतों में नहीं जा रहे। देखें, सलमान अकरम राजा साहब अदालत में चले गए हैं, यास्मीन राशिद साहिबा चली गई हैं, वो अलीम खान साहब के हल्के से चले गए हैं, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के हल्के से वो इश्तियाक साहब चले गए। ये ज़रूरत पेश नहीं आनी थी अगर बर वक्त उसके नताइज हमारे सामने आते और उसमें छेड़छाड़ ना की जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कमिटमेंट्स की हुई थी उसने उसको निभाने की कोशिश की। जो हमें नज़र आया, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का निशान छीना, इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को बिल्कुल वो हत्थल किया, बिल्कुल उनको पार्टी की शिनाख्त से महरूम किया। और उसके बाद जब इंतखाबी नताइज की बारी आई, जो लोग तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कोई ऐसी हरकत करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ने कर दी, जिससे मैं पहले जो अर्ज़ कर चुका हूँ कि कम से कम खुदा का खौफ करना चाहिए था और अवाम के उस इंतकाम से बचें। अगर अवाम आज अपना मैंडेट दे रही है, फैसला कर रही है, तो अवाम के फैसले को तस्लीम करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। इससे मसाइल बढ़ेंगे। आज आप जिस किस्म की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इससे मसाइल आपके हल नहीं होने, ना इलेक्शन का मकसद हल होना है। इससे बेहतर था, ऐसे इंतखाबात से बेहतर था जो PDM की हुकूमत थी उसी वक्त उसको या एक्सटेंड कर लेते या कोई ऐसी पर्ची सिस्टम निकाल के उन लोगों की पर्चियां चेंज करके उनके ओहदे चेंज कर लेते। आज फिर क्योंकि वैसी ही सूरत हाल है और वैसी ही आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात, जैसे आजम साहब ने काफ़ी डिटेल कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदार होना था, ठीक है, और अब एतराज़ात जो उठाए जा रहे हैं, नुशाद साहब अभी तक नताइज प्रॉपरली नहीं आ सके हैं, आप क्या कहेंगे सवाल से? नताइज लेट हुए, मैं उस पर क्रिटिसाइज करूंगा,
कहीं पर अगर कोई एनॉमली मेरे सामने आएगी मैं उस पर क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन मुझे ये बात समझ से मेरी बालातर है कि 2/3 मेजॉरिटी लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीते सरहद से, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वो पता नहीं वाह 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 वाह, अगर वो फर्ज करें कहीं 2-4 सीटों के साथ आगे पीछे हो जाए तो जनाब ये तो जी इलेक्शन कमीशन ने बड़ी रिगिंग कर दी। ये बहुत पुराना बयानिया है, ये पहले से बयानिया है, समझते रहे कि मुस्लिम लीग नून यही बयानिया बनाएगी। आपकी मर्जी है सर, आप जो मर्जी समझें। केपी के अंदर ये एक चीज थी कि वहां पे कोई पार्टी रिपीट नहीं किया करती थी, पीटीआई ने रिपीट किया, अब तीसरी दफा कंसेक्टिव जीती है, ये उन्होंने वहां पे हिस्ट्री रकम की है। और किस चीज पे जीते हैं? अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी गवर्नेंस पे और अपनी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। ये पहले से तयशुदा था और इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाद में ये बयानिया बनाया जाएगा, देखें जी वहां पे तो फ्री एंड फेयर हुए हैं, बाकी मुल्क के जो है ना वो भी फ्री एंड फेयर है। ये तो पहले की पुरानी बात है जिसको रिपीट किया जा रहा है। मेरा मौकफ ये नहीं है, मैं तो अपना मौकफ बयान कर रहा था कि फर्ज करें नून लीग को कोई सिंध में से टिकट कोई ना मिले सीट, या किसी और जमात को फर्ज करें एमकेएम सीटें ले जाए, पीपल्स पार्टी ना ले सके, तो पीपल्स पार्टी ये नहीं करती कि जनाब भाई ये जो है ना हमारे साथ यहाँ धांधली हो गई है या धांधला हो गया है, या वो रोना नहीं डालते, वो नहीं करते। वो मेरी राय जो है पाकिस्तान तरीके से मतलब ये है कि 200 की असम्बली में 400 सीटें भी दे दी जाए तो इन्होंने फिर भी कहना सामना धांधली कर। ये मरियम नवाज साहबा की राय थी, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये राय दी है, अभी उन्होंने पेपर में ये राय दी है कि 200 में से 400 सीटें। मेरी भी यही राय है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। ये वही ना, फिर मैं वही अर्ज करता हूँ, ये मुस्लिम लीग नून की एक राय है, भाई नून की भी हो सकती है, मेरी राय ये है। मैं आज का नहीं ये कह रहा, मैं बहुत पहले से ये बात कहता हूँ कि मेरी नजर में वो कहते हैं ना एक मिजाज होता है। हाँ जी। पाकिस्तान तरीके आज भी उन्होंने गुलामी नामंजूर का एक नारा लगाया, ये नहीं बताया कि अमेरिका की कि एस्टैब्लिशमेंट की। थोड़ी जुर्रत करते हैं, थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा मिस्टर गौर साहब कहते हैं, वो कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से फिर पींगे बढ़ानी है, एस्टैब्लिशमेंट से आप बिगाड़नी नहीं है, आप गुजारा चलाना है, वक्त गुजारना है। बार ये एक मामला। अब जो बात मैं कर रहा था, देखिए ये बात ठीक है। अब लोग कहते हैं इंटरनेट बंद हुआ, इंटरनेट बंद करने की बात फैक्चुअली गलत है, मैं उसको तस्लीम नहीं कर सकता। इंटरनेट बंद नहीं हुआ, ब्रॉडबैंड बंद नहीं था। आप जितना मर्जी उसको लपेट के मेरे सामने रखते रहे, किसी भी शुगर कोटेड करके रखते हैं, इंटरनेट चल रहा था। ब्रॉडबैंड, मोबाइल के सिग्नल बंद हो गए थे, और वो चौई साहब ने खराज तहसीन पेश किया, ये उन्हीं का डिसीजन था सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्योंकि वजीर दाखिला ने भी ये बता दिया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो वजीर इत्तलात उन्होंने बता दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही कहा कि ये मामला उनके साथ है, क्योंकि मैं किसी की जान के मामले में मैं अपने पे नहीं। अच्छा, मेरा आपसे इस पे एक क्वेश्चन है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्या इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के बगैर सिक्योरिटी फोर्सेस इन दिनों के अंदर मोबाइल फोन सर्विस बंद कर सकती है? मैं बताता हूँ चौई साहब, अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ अगर मैं ये फायदा बैठी है, यहाँ नीचे बम पड़ा हुआ है, आपकी कंसेंट जरूरी है उस बम को उठाने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि ये नहीं इन्हों फटन दो या इन्हों चुक लवो? देखें, इलेक्शन कमीशन की कंसेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने मना किया इन्होंने कर दिया, नहीं, दिस इज नॉट लाइक दिस। इट इज लाइक दिस कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही हैं हमारा इसके बाद गुजारा नहीं। 24 बंदे पहले, एक दिन पहले दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हो चुके हैं। फिर जो वजीर दाखिला आपका कह रहा है, वो ये 7 फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रख रहा है कि वो डेटोनेटर के जरिए किए, मोबाइल डिवाइस के जरिए किए गए हैं, वो खुद कुछ हमले नहीं थे जो 2 बलूचिस्तान के अंदर। ये उनका मौका, मुझे नहीं पता कि इसकी फैक्चुअल। अब मैं कह, निगरान हुकूमत खत्म हो रही है ना, अब निगरान हुकूमतों का दौर खत्म हो गया ना, अब यही हमारे वजीर दाखिला, यही हमारे वजीर इत्तलात, ये अब जो इनका दौर खत्म, फिर ये सच बोलने पे आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की रवायत है, अच्छा, सच बोला जाता है बहुत बाद में जाके। ठीक है, चलो सच तो आएगा ना, सच से पता तो चल जाएगा ना, अगर फर्ज करे माजी में ये गलत हुआ। अब दूसरी बात ये है कि मेरी चौई साहब ने पहले भी ये बात बताई, इसी के 3-4 हल्कों में सिक्योरिटी फोर्सेज आ गई। मैंने पुलिस से भी चेक किया, मैंने वो जो तमाम तरह की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें भी मेरे जराए मैंने उनसे चेक किया कि क्या वाकई आप किसी 3-4 हल्कों में गए थे या आपने हल्के टेक ओवर किए हैं ना। सिक्योरिटी फोर्सेज में पुलिस समेत कोई पुलिस मूवमेंट नहीं इस तरह की गई जिसमें किसी हल्के के ऊपर या किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर बाकायदा रोका गया हो या कब्जा किया गया हो। जो मूवमेंट थी सारी की सारी मूवमेंट चार्ट्स के अंदर भी मौजूद है, वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। मैं ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा आपकी फैक्चुअल में, मैं आपकी रिपोर्टिंग को भी चैलेंज नहीं कर रहा। बड़ा मासूमाना सा ये है जवाब, क्योंकि लाहौर का तमाम मीडिया, मेरी अर्ज सुने, लाहौर का तमाम मीडिया, हमारे तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट जो फील्ड में थे वो तमाम रिपोर्ट कर रहे थे, और लम्हा बलम्हा हमारे पास हर चीज की रिपोर्टिंग आ रही थी। आपके पास आ रही थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं चूंकि यहाँ ट्रांसमिशन में था, मैं ग्राउंड पर जाकर नहीं देख सकता था, मुमकिन नहीं था। हम यहाँ ट्रांसमिशन में साइड आपको बैठे रहे। मैंने सुबह चेक किया अपने सोर्सेज से, कुछ 20-22 साल मैंने भी रिपोर्टिंग की, मेरे भी ताल्लुकात हैं, आपको पता ही है, हम भी यही करते रहे। तो मैंने चेक किया तो मुझे इस तरह की कोई बात नहीं मिली। हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है कि मेरे सोर्सेज के पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो, जरूरी नहीं हर चीज हर वक्त। लेकिन
अगर फर्ज करें कि चौधरी साहब की बात को दुरुस्त तस्लीम किया जाए, कर लिया जाए, लेकिन जब कोई गड़बड़ होती है ना कहीं, उसके शवाहिद कहीं ना कहीं रहते हैं। Exactly. वो आप पकड़ सकते हैं, पकड़ना चाहिए। जब मैं एक असम्बली के मैंडेट का मैं कहता हूं कि उसकी किसी को अवाम ने उसको दिया है मैंडेट, ये एक किस्म का मैंडेट चोरी करने वाली बात है ना, कि अगर हल्के की अवाम कह रही है कि जी फायजा बुखारी जीती है और अगर किसी तरह से चौधरी साहब को जिता दिया तो फिर ये चौधरी साहब का राइट। अच्छा, मैं इस पे फायजा बुखारी का राइट है, वो उसको मिलना चाहिए। फायजा, मैं इस पे एक चीज मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के की आपके सामने लाना चाहता हूं। मेरे पास ये है फॉर्म 45, 17 है इस वक्त मेरे पास। इन 17 फॉर्म 45 जो पोलिंग एजेंट है उन्होंने रिसीव किए हुए हैं। सिर्फ एक हल्का है जहां पे मियां साहब कुछ 40 से 50 वोटों से जीते हैं। बाकी 16 के अंदर मियां साहब 100, 150, 70, 80 से हार रहे हैं। और 8 जब तक कितने थे पोलिंग? जब मेरी अर्ज सुन ले, जब तक हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त तक 8 यूनियन काउंसिल के अंदर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन थे। 8 यूनियन काउंसिल्स के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब हार चुके हुए थे और मियां मरगूब साहब भी हार चुके थे। उसके बाद जब नतायज रुक जाते हैं फिर अचानक ही चीजें तब्दील होना शुरू हो गई। आपके इसी फैक्ट को मैं यहाँ पे आपके फैक्ट को तस्लीम करने के बाद आपको बता रहा हूं कि तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज शरीफ हार रहे थे। क्यों? एक किसी छोटे से पोलिंग स्टेशन के हल्के में 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है और यहाँ तो मेरा ख्याल काफी ज्यादा थे ये जो 130 के अंदर। 300 पोलिंग स्टेशंस को आप 20, 22, 25, 50 के साथ फैक्टरी उसको करेक्ट नहीं कर सकते कि जी 25 में जीतने का मतलब ये है कि वो तमाम में 25 और 300 की रेशो में बड़ा फर्क है। ये इसी तरह ही है जिस तरह मैं कह रहा था कि 12, 13, 15% पे ये परसेप्शन लेना कि जो ये हम ये जरूर कहते थे कि अगर ये ट्रेंड जारी रहे, हमने मुख्तलिफ अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ हल्के असाइन किए थे। ये सिर्फ एक रिपोर्टर ने ये 17 फॉर्म 45 शेयर किए हैं जो उसके जुम्मे थे। बाकी रिपोर्टर से चेक करेंगे कि उनके फॉर्म 45 क्या कहते हैं। एक और दिलचस्प बात बता दूं, 45 भी जाली फॉर्म्स जो हैं टू एन एक्सटेंड के उम्मीदवारों तक पहुंचाए गए हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन की गलती ना? बता रहा हूं, नहीं इलेक्शन कमीशन ने नहीं, ये लोगों ने जाली 45 जो है वो बनाए। 47 वो अगर सहाफियों को वहां पे इलेक्शन कमीशन का अमला प्रिजाइडिंग या रिटर्निंग ऑफिसर देता है, अगर उसमें जाली फॉर्म देता है फिर वो जुम्मेदार है। फिर हम तो जुम्मेदार नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं बाज मीडिया फॉर्म जो हमने फिर उसको चेक किया ना, बाज जो फॉर्म 45 थे वो स्प्रेड किए गए। बाद में वो इलेक्शन कमीशन की जब वेबसाइट के ऊपर उस 45 फॉर्म को, उस स्पेसिफिक फॉर्म को देखा गया, वो नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का फॉर्म 47 एक कल हमारे सामने आया, वो भी गलत था। अच्छा, उसमें क्या किया कि वोट वही थे जो मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त फॉर्म दूसरा आ गया। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के वोट वही थे लेकिन बाकी पार्टियों के 0000 आए हैं वो। अच्छा, अब वो फॉर्म 47 दोबारा आया है हमारे सामने जिसके अंदर बाकी पार्टियों के जितने वोट है ये आजाद वो मेंशन है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की वोट वही है 1,79,000 समथिंग। देखें उसमें क्या ट्रिक था मैं बताता हूं। उसके अंदर क्या जो चालाकी करने की कोशिश की गई थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ और ये टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं ये उस नंबर से भी ज्यादा है जो वहां पे जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, यानी वो जो 1000 एक एक्स्ट्रा बनाए गए थे और बाकी वो उसकी कैलकुलेशंस मैच नहीं करती। देखिए जहां पे ये इस तरह की 2 नंबरी की जा रही होती है ना, या इस तरह के फॉर्म, ये मैंने देखा इंटरनेट पे, मैंने नोटिफिकेशन पे भी कहा था कि जाली बना देते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वाकई असली है, वो साइन करके स्टैम्प भी उन्होंने। और उस हल्के के अंदर कल जो फॉर्म 47 सामने आया ना, उसमें जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, अपना जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी, उनका 0 थे वोट और जो टीएलपी थी उसके 2000 समथिंग। आज जो फॉर्म 47 सामने आया उस हल्के का, उसमें हैरान कुन टीएलपी 20,000 से ज्यादा वोट ले गई है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के वो 2-2-2,500 उनके वोट हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो 47 फॉर्म पड़ा हुआ था जो जिसकी बात आप चॉइस कर देखें वो हो जाता है। जो जर्नलिस्ट को दिए ये चीजें सामने आएंगी भाई, ये 15-16 हैं, आप बात को समझे। मैं जो बात कर रहा हूँ ये तो अभी हमारे एक रिपोर्टर का जो कलेक्ट किया है मैं तो वो शेयर कर रहा हूँ। 300 पोलिंग स्टेशन के 345 फॉर्म इकट्ठे कर ले, यही तय होगा ना जब सामने आएगा। जो जर्नलिस्ट को दिए गए हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा जर्नलिस्ट को दिया, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसी भी इतला मिली कि उम्मीदवार तक जो पहुंचाया गया 45 के एक बंदा लेके आया जो उसका अपना बंदा है वो गलत था। ठीक है, इस तरह की चीजें भी सामने 47 गलत फॉर्म जो है वो अच्छा, इसमें एक बड़ी, आपका टाइम खत्म हो रहा है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि इलेक्शन के पोलिंग खत्म होने के फौरी बाद इतना किसके पास टाइम था कि फटाफट जल्दी ये फॉर्म तैयार किए ये तो आपको पता है, हम देखते हैं ना वो किसके पास वेला टाइम है, अगर स्कूल की बच्चियों के इसमें हैरान को नया कि मियां नवाज शरीफ साहब के वोट उसमें भी 1,79,000 शो किए गए और अगले में भी 1,79,000 शो। ये वो ताकतें होती हैं जो आपके जो प्रोसेस को चाहती हैं कि लोगों में एम्बिग्युइटी पैदा हो, लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर तनाव का शिकार हो, एक दूसरे से लड़ाई करें, एक दूसरे को प्रॉब्लम में आए। बड़ी सिंपल सी बात थी कि एक 47 मेरे सामने एक फॉर्म आया, अगर वो इलेक्शन कमीशन ने भी वही फॉर्म अपलोड किया तो वो करेक्ट है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये फॉर्म जो है वो किसी सूरत भी असली नहीं हो सकता, क्योंकि जो फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर जारी कर रहा है वो अपलोड हो चुका था वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह फैक्ट चेकिंग होती है। वक्त जो हमारे पास खत्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले की कमेंट दोनों का लेना चाहूंगी। नाज़िम साहब, सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कौन किसके साथ मिलकर बना रहा है, क्या प्लान हो सकता है? नविश्ता दीवार है, गवर्नमेंट पीडीएम मिलकर बना रही है और उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग फ्रंट फुट पे हैं, जेयूआई और एमक्यूएम साथ होंगी, बाकी छोटी पार्टियां भी होगी। ये तो नविश्ता दीवार है जो नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी इन्होंने तहैया कर लिया है कि अवाम का जो इस्तकाक है, अवाम का मैंडेट है, उनको इन्होंने तस्लीम नहीं करना। ऐसी हुकूमत चलेगी? मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, ये मसाइल ही मसाइल हैं आगे। ठीक है, नुशाद साहब कैसी गवर्नमेंट बनेगी, और जैसे आजम साहब ने बताया है तो क्या इस तरह की गवर्नमेंट चलेगी? इस वक्त मेरे हिसाब से सिर्फ ऑप्शन एक ही है और वो यही है जिसकी तरफ पीडीएम की तरह, क्योंकि चौधरी साहब का चूंकि मेरा इख्तलाफ है सीट्स के ऊपर, इसलिए मेरी नज़र में, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट के साथ भी पीपल्स पार्टी मिल जाए तो वो नहीं बना सकते। हाँ, नून लीग मिल जाए तो बना सकते हैं। अब अगर पीटीआई के बैक कैंडिडेट और नून लीग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन जो नंबर मेरे पास है मेरे हिसाब से वो फिर नहीं। आखिरी बात करूंगा, असल में निशात साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें पीटीआई बैक कैंडिडेट के साथ। बहुत शुक्रिया जी, मेरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पॉलिटिकल चेंजिंग्स क्या क्या हुई आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।